ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 118। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हेवनली सोर्ड विला में माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के दो पावरफुल एल्डर आए हुए थे। उनमें से एक ग्रे कपड़ों वाला एल्डर लिंग यूफेंग और शन्युअन यूफेंग से बोलता है, अगर तुम दोनों को कोई जरूरी काम नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ वापस चलो। जब भी निन्थ एल्डर तुम सबसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। शन्युअन यूफेंग जैसे ही ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाली होती है तभी अचानक बाहर से एक गहरी बादलों के गर्जने जैसी आवाज गूंजती है, शन्युअन यूफेंग बाहर निकल। अब आगे। ये दहाड़ विला की शानदार सोर्ड ऑरा को चकनाचूर कर देती है। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस पर रखी हजारों तलवारें बेकाबू होकर कांपने लगती हैं। शांत विला में हड़कंप मच जाता है और सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स गुस्से में बाहर निकल आते हैं। तभी जस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लगता है आज हेवनली सोर्ड विला में दो तगड़े मेहमान आए हुए हैं। युनचे के माथे पर बल पड़ जाते हैं। तगड़े मेहमान? जस्मिन हल्के से कहती है, 2 लेवल 6 मोनार्क्स, एक मिड स्टेज और एक लेट स्टेज। लगता है आज तुम्हारी मनमानी नहीं चल पाएगी। युनचे थोड़ा चौंकता है लेकिन फिर तंज से कहता है, कहीं यह मत कहना कि वो माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से हैं? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। जबकि युनचे ये कहता है, उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है जब उसे याद आता है कि लिंग जी ने उसे सोर्ड रीजन में अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था। इसलिए युनचे छिपता नहीं है। वो खुलेआम हेवनली सोर्ड विला के ऊपर प्रकट होता है और ठंडी नजरों से नीचे घूरता है। नीचे से एक घनी सोर्ड ओरा के साथ एक सिलुएट तेजी से ऊपर की तरफ उठती है। ये लिंग यूफेंग था। उसके पीछे पीछे बहुत सारे एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स आते हैं और तेजी से युनचे और फेंग शुएर को एक बैटल फॉर्मेशन में घेर लेते हैं। लिंग यूफेंग एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, युनचे सच में तुम हो। तुम मेरी उम्मीद से थोड़ा देर से आए। उसे पता था कि यह दिन जरूर आएगा। अपने धोखे के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लू विंड बच पाएगा और इस तरह से पूरा पासा पलट जाएगा। यह सब युनचे की वजह से हुआ था। तभी युनचे एक कान फाड़ने वाला तंज कसता है जिससे लिंग यूफेंग अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। अरे ये हमारे प्रभावशाली विला मास्टर लिंग यूफेंग नहीं है। आपने खुद आकर मेरा स्वागत करने की तकलीफ की। इस जूनियर की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई है। उसके लहजे में तंज साफ झलक रहा था। पास खड़ा एक एल्डर गुस्से से चिल्लाता है, युनचे अपनी औकात मत भूलो। यहां बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग यूफेंग का सीना गुस्से से फूल जाता है। वो भारी आवाज में कहता है, पीछे हटो। एल्डर्स चौंक जाते हैं। लिंग यूफेंग की आवाज सख्त हो जाती है, सब के सब पीछे हटो। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी पास आने की कोशिश नहीं करेगा। एल्डर्स पीछे हट जाते हैं। वो सब युनचे की खौफनाक ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब वो अकेले रह जाते हैं, लिंग यूफेंग युनचे का सामना करता है और अपने सामने खड़े इस युवक से एक जबरदस्त प्रेशर महसूस करता है। लिंग यूफेंग शांति से कहता है, युनचे मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। हमने विला इसलिए सील किया क्योंकि हम मजबूर थे, लेकिन हमें आज भी इस बात पर शर्म आती है। अब जब तुम हमें सजा देने आए हो तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जैसे ही युनचे कुछ बोलने वाला होता है, दूर से एक बुजुर्ग रौबदार आवाज आती है, विला सील करने का फैसला मैंने किया था, मदद न करने का फैसला भी मैंने ही किया था। एक ग्रे कलर का गाउन पहने एक बुजुर्ग लिंग यूफेंग के पास प्रकट होते हैं। ये लिंग तियानी थे। लिंग यूफेंग जल्दी से कहता है, फादर ये मेरे फैसले थे। युनचे अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो वो मुझसे करो। युनचे तन से हंसता है, हाँ वाह क्या बात है। बाप बेटा एक दूसरे को बचा रहे हैं। इतना टचिंग सीन है कि पूरी दुनिया हिल जाए। लिंग तियानी तुम वही हो ना जो हजारों मील का सफर तय करके मुझे मारने आए थे, इंसाफ का मुखौटा पहनकर। मैंने सोचा था कि तुम एक ईमानदार और सिद्धांत वाले इंसान हो, लेकिन जब देश पर असली मुसीबत आई तो तुम्हारी लीडरशिप में हेवनली सोर्ड विला ब्लू विंड नेशन के सबसे बड़े डरपोक बन गए। तुम्हारी वो गर्व से कही बातें याद करके मुझे उल्टी आती है। लिंग यूफेंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। युनचे हम अपनी गलती मानते हैं और हमें शर्म है, लेकिन मेरे पिता की बेइज्जती करना बंद करो। लिंग तियानी कमजोरी से अपना हाथ उठाते हैं। बस करो यूफेंग, उसने जो कहा वो सही है। युनचे मैं तुम्हें और ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली को एक सफाई दूंगा। युनचे ठंडी आवाज में कहता है, सफाई? हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे कोई सफाई चाहिए? उसकी आवाज बर्फीली हो जाती है। शुरू में मेरा इरादा हेवनली सोर्ड विला को जमीन से मिटा देने का ही था, और यह मत सोचना कि तुम्हारे पास माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का सपोर्ट है
तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। 3 महीने पहले मैंने फिनिक्स सिटी को राख में मिला दिया था। तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सुनते ही लिंगत्यानी और लिंग युफेंग की सांसें डर के मारे भारी हो जाती हैं। युनचे फिर अपनी बात जारी रखता है। उसका लहजा बदल जाता है। लेकिन वहां से निकलने से पहले मेरी एम्प्रेस पत्नी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, भले ही हेवनली सोर्ड विला ने अपने पुरखों की कस्में तोड़ी हों, लेकिन ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली ऐसा नहीं करेगी। भले ही तुम पत्थर दिल हो, हम अपने पुरखों के आदेश के खिलाफ जाकर तुम्हें तबाह नहीं करेंगे। वो एक गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज एकदम ठंडी और कड़वाहट से भर जाती है। 3 साल तक उसने अकेले एक मुसीबत में घिरी सल्तनत का बोझ उठाया। उसने अपनी इज्जत को ताक पर रखकर तुमसे 9 बार मदद मांगी, और बदले में उसे क्या मिला? इसीलिए उसे तुमसे सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वही थी जो चाहती थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। कम से कम हेवनली सोर्ड विला को खत्म ना करूं, बल्कि ऐसे बिहेव करूं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। जैसे जैसे युनचे बोलता जाता है, लिंगत्यानी और लिंग युएफेंग की नजरें झुकती जाती हैं। एम्प्रेस कांग युए की वो 9 गुहारें जो खून और आंसुओं से लिखी गई थीं, उनकी यादें उनके दिलों में एक चुभन पैदा कर देती हैं और उनके चेहरों पर साफ पछतावा दिखने लगता है। युनचे अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो और अपने दिल को तसल्ली दे लो। जब मेरी एम्प्रेस पत्नी ने खुद रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब मेरा हेवनली सोर्ड विला से उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसे तुम्हारे लेवल तक गिरने नहीं दूंगा, वरना जब वो दूसरी दुनिया में अपने पुरखों से मिलेगी तो उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। जबकि युनचे ने उन्हें माफ कर दिया था, इस तरह की बेइज्जती ने लिंगत्यानी और लिंग युएफेंग के चेहरे पत्थर की तरह सख्त कर दिए। वो सजा के लिए तो तैयार थे, लेकिन इस तरह की माफी ने उन्हें बेहद शर्मिंदा कर दिया था। इसलिए लिंगत्यानी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके चेहरे पर गहरे दर्द की एक झलक दिखती है। वो अफसोस से मानता है, एम्प्रेस कंग युए की दूरदृष्टि का वाकई कोई मुकाबला नहीं। ब्लू विंड को ऐसी एम्प्रेस मिलना सदियों की किस्मत है। मैं लिंगत्यानी अपनी पूरी जिंदगी एक साफ जमीर के साथ जिया, लेकिन सिर्फ आराम की सोचने के चक्कर में मैंने ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड और यहां तक कि अपने हेवनली सोर्ड एंसेस्टर सबको नीचा दिखा दिया। उसकी आवाज दर्द से भर जाती है और वो आगे कहता है, भले ही अब मेरे पास एम्प्रेस कंग युए से नजर मिलाने लायक चेहरा नहीं बचा, मेरी गलतियां पत्थर की लकीर बन चुकी हैं और मैं बार बार गलती नहीं कर सकता। कल मैं खुद ब्लू विंड इंपीरियल सिटी जाकर माफी मांगूंगा। युनचे एक हाथ उठाकर उसे डांटता है, रहने दो, मेरी एम्प्रेस पत्नी इस वक्त बहुत बिजी है और उसके पास तुमसे मिलने का फालतू समय नहीं है। वो ना तो तुम्हें देखना चाहती है और ना ही हेवनली सोर्ड विला के किसी और को। लिंगत्यानी, अब ये ढोंग बंद भी कर दो। तुम ये सब बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली बच गई और मैं जब चाहूं तुम्हारे हेवनली सोर्ड विला को मसल सकता हूं। अगर ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली तबाह हो गई होती और मैं मर गया होता, तो क्या तब भी तुम्हारा चेहरा ऐसा ही होता? इस जोरदार फटकार से लिंगत्यानी के होंठ कांपने लगते हैं और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। युनचे की आंखें बर्फ सी ठंडी हो जाती हैं और वो बिना रहम किए कहता है, जो इंसान अपने देश को तबाह होते हुए चुपचाप देखता रहे, उसकी इज्जत और शर्म तो पहले ही मर चुकी होती है। तुम्हारी ये दिखावे की माफी किसी मजाक से भी बदतर है। अगर इन 3 सालों में तुमने सिर्फ मेरे रॉयल फादर और एम्प्रेस पत्नी की हिफाजत के लिए अपने कुछ लोग भी भेज दिए होते, तो आज मैं तुम्हारा एहसानमंद होता। तुमने जो खोया होता, मैं उसका 10 गुना तुम्हें लौटाता। लेकिन तुमने बेरहम और बेशरम बनना चुना। आज जो हो रहा है उसके लिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। शुक्र मनाओ मेरी एम्प्रेस पत्नी की दया का, वरना आज के बाद नक्शे पर हेवनली सोर्ड विला का नामो निशान नहीं होता। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन भी तुम्हें नहीं बचा पाता। इस जबरदस्त बातूनी हमले के बाद लिंगत्यानी और लिंग युएफेंग दोनों शर्म से अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लेते हैं। उनके पास जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं था। तभी नीचे से एक बेहद चुभने वाली औरत की आवाज चिल्लाती है, युनचे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। तुम सिर्फ मेरे हेवनली सोर्ड विला की बेइज्जती नहीं कर रहे, बल्कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन को भी नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रहे हो। किसने दी तुम्हें यह हिम्मत? शुन युअन युफेंग हवा में उड़ती हुई ऊपर आती है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। युनचे धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ता है और सोचता है, शुन युअन युफेंग, तो तुम हो असली वजह जिसके लिए मैं आज हेवनली सोर्ड विला आया हूं। यह देखकर लिंग युएफेंग हल्के से कहता है, युफेंग, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से वापस जाओ। शुन युअन युफेंग ठंडी हंसी हंसती है, मुझसे लेना देना नहीं है। वो यहां आया तो मेरा ही नाम चिल्लाया था
शुआन युआन यूफेंग, ये मुझसे जुड़ा हुआ कैसे नहीं हो सकता। यह सुनते ही लिंग यूएफेंग कांप जाता है। उसे अचानक याद आया कि युनचे ने आते ही चिल्लाया था, शुआन युआन यूफेंग बाहर निकल। उसके आते ही युनचे की नजर किसी शिकारी की तरह उस पर टिक जाती है। वो उसका नाम थूकते हुए बोलता है, शुआन युआन यूफेंग, हमारे बीच एक बहुत बड़ा हिसाब बाकी है। माहौल में आए इस अचानक बदलाव से लिंग यूएफेंग को एहसास हो जाता है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और समझाने की कोशिश करता है, युनचे, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी पत्नी शादी के बाद से विल्ला से बाहर तक नहीं गई और वो बाहरी मामलों में दखल नहीं देती। वो तुमसे सिर्फ 6 साल पहले एक बार मिली थी। भला कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है? पिछले कुछ सालों के सारे फैसले मैंने अकेले लिए थे। ये जरूर कोई गलतफहमी है। युनचे गुर्राते हुए कहता है, गलतफहमी? शुआन युआन यूफेंग, तुम्हारा दिल सबसे बेहतर जानता है कि यह गलतफहमी है या नहीं। आज मुझे हेवनली सोर्ड विला से कोई सफाई नहीं चाहिए, लेकिन तुमसे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, युनचे का गुस्सा फट पड़ता है और उसका साया एक झटके में शुआन युआन यूफेंग की गर्दन की तरफ लपकता है। लिंग यूएफेंग और लिंग तियानी एक साथ चिंता में चिल्लाते हैं, रुको! लेकिन अब पासा पलट चुका था। वो दोनों युनचे की मूवमेंट से उठी हवा से ही टकराकर पीछे जा गिरते हैं। ठीक उसी वक्त एक कान फाड़ने वाली सोर्ड एनर्जी की लकीर स्पेस को चीरती हुई युनचे के सामने आ जाती है। युनचे मुड़ता है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उस पर हमला करता है, जिससे सोर्ड एनर्जी का रास्ता मुड़ जाता है। वो अटैक उसके पास से निकल जाता है और युनचे को भी एक धक्का लगता है, जिससे वो पीछे हटकर फेंग शुएर के पास आ जाता है। वो ठंडे दिमाग से उन दो सायों को देखता है जो अभी अभी प्रकट हुए थे। वो तंज कसता है, लगता है तुम दोनों आखिरकार बाहर आने को तैयार हो गए। मुझे तो लगा था कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन सिर्फ डरपोकों से भरा पड़ा है। एक हल्की हंसी के बीच दो एल्डर्स हवा में शुआन युआन यूफेंग के दोनों तरफ आ जाते हैं। ग्रीन गाउन वाला एल्डर युनचे को देखकर सिर हिलाता है। बेशक इस बूढ़े ने अपनी जिंदगी सोर्ड रीजन में गुजारी है, लेकिन युनचे का नाम काफी सुना है। मैंने सोचा था कि तुम्हारा टैलेंट 2 महीने बाद डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा। किसे पता था कि मुलाकात यहां हो जाएगी? ये तो खुशकिस्मती है। यह सुनकर लिंग तियानी और लिंग यूएफेंग जल्दी से उन दोनों को सलाम करते हैं, लेकिन युनचे चुनौती देता है, खुशकिस्मती? तो फिर वो पहले वाला अटैक क्या था? जब मेरा नाम सुना ही है तो क्या यह भी सुना है कि मैं दुश्मनी बहुत गहरी रखता हूं? जब युनचे ने माइटी हेवनली सोर्ड रीजन चिल्लाया तो उसका बेइज्जती भरा अंदाज सबको हिला देता है। इसलिए शुआन युआन यूफेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, युनचे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि डिवाइन फीनिक्स नेशन पर राज करने के बाद तुम माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के सामने घमंड दिखा सकते हो? मामले को बिगड़ते देख लिंग यूएफेंग तुरंत टोकता है, मिलेडे! पर शुआन युआन यूफेंग उसे अनसुना कर देती है और एल्डर्स की तरफ मुड़कर मांग करती है, अंकल्स, इसकी हिम्मत माइटी हेवनली सोर्ड रीजन को कुछ न समझने की हुई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्लीज इसे सबक सिखाइए। यह सुनते ही लिंग यूएफेंग घबराकर कहता है, एल्डर्स, युनचे अभी नौजवान और गर्म खून का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद को उसके लेवल तक नहीं गिराएंगे। युनचे, प्लीज यहां से चले जाओ। युनचे हिलता तक नहीं, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए लिंग यूएफेंग पर पड़ती हैं और वो सोचता है, भले ही ये खुदगर्ज था, पर इसे एक ईमानदार इंसान माना जा सकता है। ये कांग युए की माफी का हकदार है। तभी शुआन युआन यूफेंग जोर से कहती है, ठीक है, इसकी जान बख्श दो। अंकल्स, बस इसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को अपाहिज कर दो, फिर देखते हैं कि ये इतना घमंड दिखा पाता है या नहीं। लेकिन ग्रीन रोब वाला एल्डर मुस्कुराता है, यूफेंग, गुस्सा मत करो। वैसे भी ये उन लोगों में से एक है जिन्हें वेनरेबल सोर्ड मास्टर डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। अगर हमने इसे नुकसान पहुंचाया तो क्या वेनरेबल सोर्ड मास्टर हमें दोषी नहीं ठहराएंगे? इस खुलासे से सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच ग्रे रोब वाला एल्डर मू युआनजी भी मुस्कुराते हुए कहता है, छोटे दोस्त युन, ये बूढ़ा मू युआनजी है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी यूफेंग से ऐसी क्या दुश्मनी है? युनचे गंभीरता से हंसता है। उसके सीने में दुश्मनी की फ्लेम उबल रही थी। वो दहाड़ता है, जब तुम लोगों को इतना ही जानने का शौक है तो मैं इसका जवाब उससे ही दिलवाऊंगा। जब उसका आखिरी लफ्ज गिरता है, युनचे का शरीर धुंधला जाता है और वो तुरंत शुआन युआन यूफेंग की तरफ लपकता है। दोनों एल्डर्स के चेहरे बदल जाते हैं, पर जब तक वो उसे पकड़ते, उनके हाथ सिर्फ आफ्टर इमेजेस को छू पाते हैं। इसके ठीक बाद उनके पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो मुड़ते हैं तो देखते हैं कि युनचे का हाथ शुआन युआन यूफेंग की गर्दन पर मजबूती से जकड़ा हुआ है। लिंग यूएफेंग चिल्लाता है, माय लेडी! ग्रीन रोबे वाला एल्डर चेतावनी देता है,
युनचे, उसे तुरंत छोड़ दो। मू युअनजी दहाड़ता है, युनचे, वो हमारे सोर्ड रीजन के निंथ एल्डर की बेटी है। क्या तुम हमारे माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? युनचे पलटकर जवाब देता है, मुझे परवाह नहीं कि वो किसकी बेटी है। यह झगड़ा मेरे और इस घटिया औरत के बीच का है। अगर तुम लोग बीच में नहीं पड़ना चाहते तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ग्रीन रोब वाला एल्डर ऐलान करता है, इस बूढ़े आदमी का सरनेम श्वन युआन है और नाम ज्यूडिंग। यूफेंग मेरी भतीजी है। तुम्हें सच में लगता है कि हमारा माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ऐसी जगह है जिससे तुम पंगा ले सको? इस बातचीत से युनचे समझ जाता है कि मू युआनजी उसके फर्जी मास्टर से डर रहा है, लेकिन यह श्वान युआन ज्यूडिंग नहीं। जैसे इस बात की पुष्टि करते हुए श्वान युआन यूफेंग एक फटी हुई आवाज में ताना मारती है, युनचे, हिम्मत है तो मुझे मार दो। मुझे मारकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुमसे जुड़ा हर इंसान। हा हा। युनचे एक बर्फीली हंसी हंसता है, अभी भी बोल पा रही हो? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही नरम रहा। कड़क की आवाज के साथ श्वान्युआन यूफेंग की गर्दन की हड्डी टूट जाती है। लिंग यूफेंग दर्द से दहाड़ता है, रुको रुको, सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो। श्वान्युआन ज्यूडिंग कहता है, बहुत खौब। युनचे, लगता है तुम ताकत का खेल खेलना चाहते हो। हवा के एक धमाके के साथ श्वान्युआन ज्यूडिंग आगे लपकता है, लेकिन युनचे की तरफ नहीं, बल्कि उस सफेद लिबास वाली लड़की की तरफ जो उसके साथ आई थी। उसका प्लान साफ था, उसे पकड़कर वो युनचे को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। श्वान्युआन यूफेंग को पकड़ने से ठीक पहले युनचे ने फेंग शुइर को साउंड ट्रांसमिशन के जरिए पहले ही वार्न कर दिया था कि अलर्ट रहना, और हुआ भी वही। जब श्वान्युआन ज्यूडिंग ने अचानक हमला किया तो फेंग शुइर जरा भी नहीं चौंकी। उसने बस आराम से अपना बर्फ जैसा सफेद हाथ उठाया और स्लीव के एक हल्के से इशारे से एक स्कारलेट कलर्ड फ्लेम एरो उसके सामने आ गया, और फिर वो एरो एक धोखे भरी धीमी स्पीड से श्वान्युआन ज्यूडिंग की तरफ बढ़ गया। अब ऐसी मामूली सी स्कारलेट फ्लेम देखकर तो कोई अर्थ प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर भी हंस देता, इसलिए श्वान्युआन ज्यूडिंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपना हाथ फेंग शुइर की गर्दन की तरफ बढ़ाता रहा। लेकिन अगले ही पल पूरा सीन पलट गया। उसका चेहरा शौक से एकदम बिगड़ गया जब एकदम घोंटने वाली जबरदस्त गर्मी की लहर उसकी तरफ आई। इस भयानक शॉक के बीच श्वान्युआन ज्यूडिंग ने तुरंत अपने दोनों हाथ आगे किए और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा दिया। उसकी ग्रे स्लीव्स हवा में फूल गईं जब उसके अंदर से प्रोफाउंड एनर्जी की एक भारी लहर फूट पड़ी। जैसे ही दो मोनार्क लेवल पावर्स आपस में टकराईं, एक भयंकर एनर्जी रिपल चारों तरफ फटकर फैल गई। इस टक्कर का असर यह हुआ कि 300 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़े लिंग यूफेंग और लिंग त्यनी दोनों कई किलोमीटर पीछे जा गिरे। उनके अंदर ब्लड और एनर्जी इतनी बुरी तरह उबल गई कि बस खून की उल्टी होते होते ही बची। जबकि एपिसेंटर पर फेंग शुइर का फ्लेम एरो श्वान्युआन ज्यूडिंग के सामने रुका तो था, लेकिन सिर्फ रुका था, न तो वो बिखरा और न ही जरा सा भी कमजोर पड़ा। यह हैरान कर देने वाला नजारा देखकर श्वान्युआन ज्यूडिंग की आंखें डिसबिलीफ में सिकुड़ गईं। उसने दांत पीस लिए और इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक हल्की थुड़ की आवाज के साथ स्कारलेट फ्लेम एरो कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। अपने नकाब के पीछे से फेंग शुइर की चमकती आंखें चमकीं। उसने फिर अपनी लंबी स्लीव्स घुमाई और अपने जेड जैसे हाथों से हल्के से आगे धक्का दिया, और बस इतना करते ही फिनिक्स एरो पर लगी फ्लेम अचानक से भड़क उठी और उसकी पावर कई गुना तेजी से बढ़ गई। भले ही फ्लेम ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने पूरे आसमान को गहरे स्कारलेट रंग में रंग दिया। श्वान्युआन ज्यूडिंग की पहले से सिकुड़ी हुई आंखें और छोटी हो गईं और उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पिछला अटैक उसकी फुल पावर थी ही नहीं, और बस एक मामूली से इशारे से उस लड़की ने अपनी पावर डबल कर दी थी। फिनिक्स एरो के इस जबरदस्त फोर्स के नीचे उसका शरीर कई कदम पीछे चला गया। उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी अपनी बाहों में डाल दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक लगातार बढ़ती हुई भयानक जलन उसके शरीर पर हावी होने लगी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कदम दर कदम फ्लेम के झन्नुम में खींचा जा रहा है। तभी अचानक श्वान्युआन ज्यूडिंग की लंबी स्लीव्स में फ्लेम लग गई और उसका चेहरा दर्द से बुरी तरह बिगड़ गया। फ्लेम में उसके हाथ स्कारलेट नहीं बल्कि कोयले जैसे काले दिख रहे थे। मू युअनजी शॉक में चिल्लाया, द 13th एल्डर! युनचे को छोड़कर वहां मौजूद हर शख्स बस खामोशी से ऐसे देख रहा था जैसे किसी बुरे सपने में फंस गया हो। श्वान्युआन ज्यूडिंग, माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का 13th एल्डर, ने अभी अभी एक छोटी सी लड़की पर नीच हमला किया था
और न सिर्फ वो फेल हुआ, बल्कि पलक झपकते ही उल्टा उसी की हालत खराब हो गई। श्वन युआन ज्यूडिंग की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 6th लेवल पर थी। लिंक युएफेंग और लिंक त्यानी के लिए वो एक भगवान जैसी हस्ती था। श्वन युआन ज्यूडिंग दर्द से कांपती आवाज में दहाड़ा, युआन जी, मेरी मदद कर। उसे अब अपने ही मांस के जलने की बदबू आ रही थी। जैसे नींद से जागा हो, मू युआनजी की एनर्जी एकदम से फट पड़ी। उसकी पीठ पर लगी तलवार उड़कर उसके हाथ में आ गई और उसने फंग शुएर पर नहीं, बल्कि उस स्कारलेट फ्लेम पर हमला किया जो श्वन युआन ज्यूडिंग को दबा रही थी। क्योंकि उनका पूरा फोकस युनचे पर था, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ आई ये छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। वो तो युनचे से भी ज्यादा डरावनी थी। जब मू युआनजी फंग शुएर की तरफ बढ़ा तो युनचे को जरा भी चिंता नहीं हुई। जब सबका ध्यान भटका हुआ था, तभी उसके लेफ्ट आर्म पर एक ब्लू लाइट चमकी और उसका प्रोफाउंड हैंडल सीधा श्वन युआन यूफेंग के दिमाग में घुस गया। इसी बीच मू युआनजी की पिच ब्लैक सोर्ड की नोक आगे बढ़ी, जिससे हवा में लहरें पैदा हो गईं। उसकी तलवार की नोक फिनिक्स एरो से टकराई। इससे निकली सोर्ड इंटेंट ने आसपास के स्पेस को चीर दिया, जिससे फ्लेम की ऑरा काफी हद तक कम हो गई और श्वन युआन ज्यूडिंग पर से थोड़ा प्रेशर हट गया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने भी गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। श्वन युआन ज्यूडिंग ने दहाड़ते हुए कहा, हेवेंस माइट सोर्ड फॉर्मेशन, स्टार पियर्सर। स्पेस एक कपड़े की तरफ फट गया जब दोनों एल्डर्स की मिलीजुली सोर्ड इंटेंट नीचे आई और उन्होंने जबरदस्ती फिनिक्स एरो का रुख मोड़ दिया। भले ही अब उनका पलड़ा भारी था, पर उन्हें राहत नहीं बल्कि गहरी बेइज्जती महसूस हो रही थी। दो बड़े सोर्ड रीजन के एल्डर्स को एक छोटी सी लड़की से निपटने के लिए साथ आना पड़ा था। लेकिन भले ही वो दोनों अपनी लिमिट पर थे, फंग शुएर अभी भी नहीं थी। उसने तीसरी बार अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसकी सफेद स्लीव्स लहराईं, उसके माथे के बीच का गोल्डन फिनिक्स मार्क हल्का सा चमका और तभी एक शांत फिनिक्स की चीख अनजान दिशा से गूंजी। फिनिक्स एरो पर लगी फ्लेम एक बार फिर फट पड़ी और एरो से बदलकर एक असली फिनिक्स बन गई। वो स्कारलेट लाइट और झुलसा देने वाली गर्मी जो जैसे जहन्नुम की गहराइयों से आ रही थी, आसानी से दोनों एल्डर्स के सोर्ड फॉर्मेशन को चीरकर उनके शरीरों से बुरी तरह लिपट गई। दोनों एल्डर्स चिल्लाए, अग! उनके चेहरे के रंग उड़ गए और उनके मुंह से दर्द भरी कराहें निकलीं। वो गुर्राए और कॉन्टिनेंट की सबसे हाई लेवल की सोर्ड इंटेंट से फ्लेम को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब बेकार था। उनकी तलवारें तेजी से पिघलने लगीं और उनका फॉर्मेशन टूटने लगा। उनकी पिच ब्लैक सोर्ड्स अब फ्लेम की तरह लाल हो चुकी थीं। उनकी हथेलियों से काला धुआं उठने लगा और उनके जिस्म और बालों पर फ्लेम के गोले भड़कने लगे। वो पागलों की तरह फ्लेम बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लेम और बढ़ती जा रही थी। श्वन युआन ज्यूडिंग की दाढ़ी जलने लगी और उसका पूरा जिस्म एक गर्म लोहे की रॉड की तरह चमक रहा था। अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिलते देख उसने दर्द भरी गुहार लगाई, मिस, रहम करो प्लीज। फंग शुएर ने फ्लेम पीछे नहीं हटाई, बल्कि उसने युनचे की तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा राख जैसा सफेद और आंखें डरावनी हद तक काली हो चुकी थीं। तभी नीचे हेवनली सोर्ड विला से दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। विला के कई कोने फ्लेम में आ चुके थे और डिसाइपल्स दर्द से जमीन पर तड़प रहे थे। फंग शुएर की मोनार्क्स लेवल फिनिक्स फ्लेम से बची कुची पावर भी विला के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। ये देखते ही फंग शुएर का दिल घबरा गया। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और फिनिक्स एरो ने अपनी दिशा बदली और एक फिनिक्स की चीख के साथ पश्चिमी पहाड़ श्रृंखला की तरफ उड़ गया। फिनिक्स एरो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। एक भारी धमाके के बीच पूरी छोटी फ्लेम से जल उठी और फिर उबलते हुए लावा के समंदर में बदलकर गायब हो गई। हेवनली सोर्ड विला के ऊपर से वो भयानक गर्मी गायब हो गई। हक्के बक्के डिसाइपल्स और एल्डर्स दूर उस आसमान को झुलसा देने वाली फ्लेम को देखते रहे। उनकी रूह कांप रही थी। श्वन युआन ज्यूडिंग और मू युआनजी आखिरकार उस डरावने सपने से बाहर निकले। वो डरे हुए भेड़ियों की तरह पीछे भागे और उनकी जली हुई तलवारें उनके जले हुए हाथों से नीचे गिर गईं। श्वन युआन ज्यूडिंग की राइट हथेली जलकर काली हड्डी तक दिखने लगी थी। इतनी बुरी हालत में वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं रहा था। श्वन युआन ज्यूडिंग कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, फिनिक्स फ्लेम्स, तुम आखिर हो कौन तुम? तभी 3 महीने पुरानी एक अफवाह उसके दिमाग में आई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो शौक में चिल्लाया, तुम डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की प्रिंसेस स्नो हो? मू युएनजी ने शौक में अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या? अफवाह थी कि प्रिंसेस स्नो 3 साल बाद जागने पर उसकी पावर सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 8th लेवल पर पहुंच गई है और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। एक 19 साल की लेवल 8 मोनार्क। श्वन युआन ज्यूडिंग और मू युआनजी
दोनों ने एक ठंडी सांस खींची। इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। दूर लिंग तियानी और लिंग युएफेंग लकड़ी के बुत बने खड़े थे। उनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके भगवान जैसे एल्डर्स एक छोटी सी लड़की से इतनी बुरी तरह हार गए। फेंगशुएर ने उन्हें इग्नोर किया और युनचे के पास चली गई। उसने चिंता से पूछा, बिग ब्रदर यून, क्या हुआ? आप इतने डरावने क्यों लग रहे हैं? शुआनयुआन युफेंग पर युनचे की पकड़ और कस गई। उसने कुछ नहीं कहा। जब दोनों एल्डर्स फ्लेम से लड़ रहे थे, उसने अपने प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल करके शुआनयुआन युफेंग की यादों का एक हिस्सा देख लिया था। लेकिन मेमोरी स्कैन के नतीजों ने उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था कि वो बेकाबू हो गया। तभी हवा को चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ गूंजती है और सफेद कपड़ों में एक लड़का आसमान से नीचे उतरता है। युनचे, मेरी मां को छोड़ दो। हाथ में सेलेस्टियल युआन सोर्ड लिए और पूरे जिस्म से सोर्ड इंटेंट की फ्लेम निकालते हुए वो फिगर अपनी सबसे तेज स्पीड से युनचे की तरफ लपकता है। युनचे की आंखें हल्की सी तिरछी होती हैं जब वो हमलावर को पहचान लेता है और सोचता है, लिंग युन। और तभी उसकी नजर एक दूसरे शख्स पर पड़ती है जो ठीक उसके पीछे आ रहा था। उम्र में छोटा, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर अब एक नया कठोर डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। युनचे धीमी आवाज में कहता है, लिटिल जाई। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इस पूरे सफर में अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहता था तो वो लिंग जाए था। लिंग युएफेंग हाथ बढ़ाकर चिल्लाता है, यूनेर, जियर, उधर मत जाओ। लेकिन लिंग युन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने सुना ही ना हो। उसकी सेलेस्टियल युआन सोर्ड से 1.5 मीटर लंबी एक सोर्ड बीम निकलती है और बेरहमी से युनचे की तरफ बढ़ती है। जबकि लिंग युन गुस्से से आग बबूला था, लिंग जाई के इमोशंस कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। यह जानकर कि युनचे जिंदा है, वो खुशी से झूम उठा था। लेकिन अब वो शॉक, कंफ्यूजन और घबराहट के एक अजीब तूफान में फंस गया था। वो लिंग युन के पीछे तो जाता है, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। सामने से आते लिंग युन को देखकर युनचे ने बस अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। बस इस एक मूवमेंट से लिंग युएफेंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, युनचे, रुक जाओ। लिंग युएफेंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही युनचे ने अपनी हथेली आगे कर दी। 300 मीटर के दायरे में हवा ने जबरदस्त झटके से लिंग युन और लिंग जी को धक्का दिया, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो घूमकर जमीन पर जा गिरे। वो तुरंत उठ खड़े हुए, उन्हें जरा भी चोट नहीं आई थी। ये देखते ही लिंग युएफेंग का शरीर ऐसे रिलैक्स हुआ जैसे उसकी सारी जान निकल गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, युनचे, तुम चाहते क्या हो? मेरी बीवी ने आखिर क्या गलत किया है? लिंग जी का चेहरा शॉक और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। उसने पूछा, बिग ब्रदर यून, आखिर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? युनचे ने उसे इग्नोर किया। उसकी निगाहें लिंग युएफेंग पर टिकी हुई थीं। उसने गहरी अंधेरी आवाज में कहा, उस वक्त चू युएचन की प्रेगनेंसी का पता तुम्हारे हेवनली सोर्ड विला में चला था। वहां चू युएचन, ग्रैंडमदर ज्यूमू, चू युएली और तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तो फिर कुछ ही दिनों में यह अफवाह पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? लिंग युएफेंग, तुम्हें जरूर पता होगा कि इसके क्या अंजाम होंगे। क्या तुमने इस इंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की थी? लिंग युएफेंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने घबराते हुए जवाब दिया, इस मामले में मैं जाहिर है इसकी गंभीरता जानता था। मैं हमेशा से खुद भी हैरान था कि आखिर यह बात फैली कैसे। युनचे की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने लिंग युएफेंग को घूरते हुए पूछा, हैरान? उस किलिंग इंटेंट ने लिंग युएफेंग की आवाज को उसके गले में ही जमा दिया। युनचे ने आगे कहा, क्या उस वक्त इस बात को जानने वाले सिर्फ वही 4 लोग थे जिनका मैंने जिक्र किया? क्या तुम सच में किसी ऐसे इंसान से नहीं टकराए जिसने ये बात बस इत्तेफाक से सुन ली हो? मुझे यह मत कहना कि तुम अपने दिल में सच में नहीं जानते कि यह खबर किसने फैलाई। लिंग युएफेंग के होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।